गुड आफ्टरनून गाइस, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो क्या हाल चाल है सबके? गुड आफ्टरनून, वेलकम, स्वागत करते हैं सभी का आज के सेशन के अंदर। यस, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो आंसर की है, तो जिसने आंसर की है वो आ चुका है। और अभी तक आप सभी लोगों ने अपने जो स्कोर है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया होगा, है ना? यस, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। क्या पार्ट ए में कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन है, सर इस क्वेश्चन में क्या ऐसा हो सकता है, क्या इस क्वेश्चन में फोर्थ वाला हो सकता है क्या? उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जो भी कंफ्यूजन है वो हम सभी का दूर हो जाएगा। तो वन बाय वन हम इन 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सभी को सेशन को शेयर कर दीजिए, जो भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँचा दीजिए भाई वीडियो सबको। सबका रो रो के बुरा हाल है, क्या हो गया भाई? क्या अभी देखो, अभी तो आप लोगों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, डोंट। चलो अभी देख लेते हैं। तो करें स्टार्ट। बताइए क्या आपको लगता है पार्ट ए में, पहले मुझे ये बताइए आप लोगों ने पार्ट ए में कितने यहाँ पे स्कोर किए? पार्ट ए के अंदर आपने 30 में से कितना स्कोर किया है? कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो तो करें स्टार्ट। चलिए, ऑल राइट। 10 क्वेश्चन किए थे, ओके। 10 किए थे, 12 किए थे। ये क्वेश्चन बता रहे हो कि आप नंबर बता रहे हो, स्कोर बता रहे हैं। 10 आई स्कोर, ओके। 8 में से 3 ही सही हुए हैं। चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो चलो पहला सवाल आपको दे रहा हूं मैं स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आईडी है, ठीक है। अगर आपको मैच करना है तो यहां से आप कर सकते हो। और ये है करेक्ट आंसर जो कि सीएसआर की तरफ से दिया गया है, करेक्ट आंसर प्रोविजनल की के अंदर, ठीक है। फिर हम इसको देखते हैं। हमसे कह रहा था क्वेश्चन में बताइए इसका क्यूब रूट क्या होगा। अब ये देखो, इसका जो क्यूब रूट है क्लोजेस्ट पूछ रहा था, तो 0.99 किससे क्लोज होता है भाई? 0.99 इज क्लोजेस्ट टू 1। तो अगर मुझसे कोई कहेगा भाई बताइए 1 का क्यूब रूट क्या होगा, तो मैं कहूंगा 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होगा, क्योंकि अगर मैं 1 का क्यूब लिखता हूं तो 1 ही तो होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा, यानी कि एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि 1 के सबसे ज्यादा क्लोज होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं। 12 क्वेश्चन किए थे, 5 गलत हो गए, ओके। अच्छा जी, अभी देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो भाई सब बना के आए होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने अपने सेशंस में भी सिंप्लीफिकेशन के उसमें किया था। अगर आप लाइफ साइंस से जुड़े हो चैनल से, तो वहां भी हम लोगों ने लास्ट दिन 27 जो डेट थी एग्जाम से एक दिन पहले, इस तरह का क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, मैन इज टू क्राउड। अगर मैन को मैं क्राउड से कंपेयर करता हूं तो मैं ट्री को किससे कंपेयर करूंगा? अगर एक जगह पर बहुत सारे आदमी हो जाएंगे तो क्या होगा? भीड़ हो जाएगी, क्राउड होगा। ऐसे ही एक जगह पे बहुत सारे अगर पेड़ होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? दैट विल बी फॉरेस्ट। इसमें तो ऐसा कुछ सोचने वाला था भी नहीं भाई। फ्रूट होगा क्या, ब्रांच होगा क्या, रूट होगा क्या, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। दैट विल बी फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन आई थिंक सभी का सही हुआ होगा। आठ किए थे, 4 सही हैं, 4 गलत हैं। अच्छा जी, ओके, ठीक है। तो ये एकदम सही आंसर दिया गया था, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो सवाल था ये वाला एक एवरेज का क्वेश्चन था। क्या आप लोगों ने इसको किया बताइए? कह रहा है एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 10 ईयर्स। भाई 20 बच्चों की अगर एवरेज एज 10 साल है तो 20 बच्चों की जो टोटल एज हो जाएगी वो कितनी होगी? 200 साल। 20 बच्चों की टोटल एज का जो सम होगा वो 200 साल हो जाएगा। एवरेज एज ऑफ दीज स्टूडेंट टुगेदर विद 5 टीचर्स इज 14। कह रहा है इन 20 बच्चों का जो एवरेज होगा 5 टीचरों के साथ
भाई 20 बच्चे और 5 टीचर, कितने लोग हो गए? 25 लोग। तो 25 लोगों का जो एवरेज है वो 14 है, तो इन 25 लोगों का सम कितना होगा? 350। ये है 20 बच्चों का सम, ये है 25 लोगों का सम, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 150। ये 150 क्या है? सम ऑफ एज ऑफ 5 टीचर। 5 टीचरों के जो एज का सम होगा वो 150 होगा। द एज ऑफ रमेश सर, वन ऑफ देयर 5 टीचर, इज एग्जैक्टली द सेम एज द एवरेज एज ऑफ ऑल द 5 टीचर। जो 5 टीचरों का जो एवरेज होगा, तो 5 टीचरों का एवरेज कितना होगा? 150 इनका सम है, और 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 30। जो रमेश सर हैं, इनका जो एज है वो इन 5 टीचरों के एवरेज के बराबर है। तो 5 टीचरों का एवरेज कितना है? 30, यानी कि इतनी ही एज हो जाएगी रमेश सर की। अब ये कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट का जो एज होगा और रमेश सर का जो एज है उनका सम कितना होगा? वो होगा 230। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, बताएं, इसको स्किप कर दिया था। हाँ, इसकी कुछ लैंग्वेज भी थोड़ी सी बड़ी लग रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको स्किप किया होगा, बट अगर ध्यान से बैठ के इसको किया जाए तो क्वेश्चन आसान ही है। बहुत अच्छे, ठीक है, तो इसका आंसर सही है एकदम, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन, बार ग्राफ का ये जो सवाल है ना, ये किस किसने किया था मुझे बताएं। बोला गया है द एरिया अंडर फॉरेस्ट इन 4 कंट्रीज ABCD, 4 कंट्री हैं ABCD, वहां पे जो फॉरेस्ट हैं 2014 में 200 किलोमीटर स्क्वायर के हैं, लेकिन 2024 में ये जो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कम हो जाता है। कम होने का मतलब क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन हो जाना। हर जगह, हर एक कंट्री में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कुछ कुछ परसेंट से। ये कह रहा है मिनिमम परसेंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग 2014 एंड 2024। 2024 में 2014 के कंपैरिजन में डिफॉरेस्टेशन का जो परसेंटेज है वो सबसे कम कहां पर देखने को मिला? सही हुआ है, चलो अच्छी बात है। भाई डिफॉरेस्टेशन परसेंटेज कैसे निकालेंगे? यहां पर कितना है? ये है 150, 100 और 200 के बीच में है 150, ये कितना है? 200, तो कितना कम हुआ? 50 अपॉन पहले कितना था? 200 इंटू 100। दिस इज परसेंटेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जितना डिक्रीमेंट आया, 50 का डिक्रीमेंट आया, इनिशियली था कितना? 200 था, इसको नीचे लिखो इंटू 100, यानी कि 25% का यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। 25%। यहाँ पर देखिए 400, ये कितना है? ये बीच में तो नहीं लग रहा है, अगर बीच में नहीं है तो लगभग लगभग ये 320 के करीब है। आपको कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं देना है, आपको बस अप्रोक्सीमेटली देना है। ये 320 है, ये 400 है। कितने का डिक्रीमेंट है? 80 का। इनिशियली कितना था? 400 इंटू 100, निकाल लो परसेंटेज। दिस विल बी 20%। 25, 20। यहां पर देखिए ये कितना है? 150, और ये कितना है? आधे से नीचे है थोड़ा, यानी कि 120 लगभग होगा, तो ये 30 हो जाएगा अपॉन 150 इंटू 100, तो कितना आ रहा है? देखो ये भी 20% ही आ रहा है। दिस इज ऑल्सो 20%। यहां पर देखिए डिक्रीमेंट कितना आ रहा है? ये 600 है, और ये कितना है? 550 है, तो डिक्रीमेंट कितना है? 50 का, और यहां पर वैल्यू कितना है? 600 इंटू 100, बस सिंपल है। 25/3 यानी कि ये हो जाएगा 8.33। तो सबसे ज्यादा जो सबसे कम जो परसेंटेज होगा दैट विल बी 8.33, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बात क्लियर है? इसको सी किया है, देखो सी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं मानता हूं ऑब्जर्वेशन स्किल से आप कर सकते हो, ऑब्जर्व करके, लेकिन बहुत बार क्या होगा, ऑप्शन में समझ में नहीं आएगा आपको, तो उसको कैलकुलेट करके ही आपको आइडिया लेना पड़ेगा। तो कैलकुलेट जब करते हैं ना, तो यह आता 25%,
या था 20%, ये भी 20% है, और ये 8.35%, सॉरी 8.33%। तो सबसे जो कम होगा मिनिमम परसेंटेज, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट हुआ था सबका? बोलो। इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा जो टर्म है वो ट्रू है। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए इनकी वैल्यू क्या होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है भाई? पाई का वैल्यू तो सब जानते हैं 3.14 होता है, ई विल बी 2.71, और 3 तो 3 है। मुझे ये बताइए इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? ये है। तो यानी कि पाई वाला टर्म सबसे बड़ा होगा, पाई की पावर पाई की पावर पाई, फिर उसके बाद 3 वाला होगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में ये वाला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल था। जो सबसे बड़ा होगा तो उसकी पावर उतनी ही होगी, तो वो और बड़ा हो जाएगा। जो छोटा होगा उसकी पावर भी छोटी होगी, तो फिर उससे छोटा रहेगा। ये इजीली करने वाला क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ भी बहुत खास नहीं था। वही बात है, स्टूडेंट कहाँ पे फंसे होंगे? ई में फंसे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ई का वैल्यू नहीं पता होगा कि सर 2.71 होता है। ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़े। अभी तक तो कोई भी हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो कि चैलेंज करने लायक था। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ मार्बल 5 मीटर बाई 4 मीटर बाई 2 मीटर साइज is cut into rectangular tile of 1 meter into 0.5 meter size having a thickness of 10 centimeter. Assuming 10% wastage in cutting. भाई जब मैं काट रहा था उसको तो मुझे दिखा कि 10% की मैंने वहां पर वेस्टेज कर दी। तो बताइए कितने वहां पे टाइल्स काटे जा सकते हैं? हाउ मेनी टाइल्स कैन बी पॉसिबल? तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे आएगा भाई? हमारे पास जो ब्लॉक है मार्बल है उसका साइज कितना है? 5 बाई 4 बाई 2 है। ये मेरे पास टोटल वॉल्यूम हो जाएगा क्यूबॉइड का। ठीक है, अब देखो यहां पे जो 10% जो हमारा ब्लॉक है वो वेस्टेज हो गया, दैट इज द वेस्टेज। अगर इसका 10% वेस्टेज होगा तो बाकी 90% तो हमारे काम की वैल्यू है कि नहीं? बोलो। अगर मैं कहता हूं इस पेन का 10% हिस्सा मैं काट देता हूं तो बाकी का कितना हिस्सा बचेगा? 90%। तो 10% को हटा दीजिए, बचा कितना? 90%। तो इसका 90% निकाल लीजिए वॉल्यूम का, अपॉन हमें क्या बनाना है? टाइल बनाना है। तो टाइल का वॉल्यूम क्या होगा? 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? 0.1 मीटर। आपको मीटर में ही लगाना पड़ेगा। बस ये सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या करना है? सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। जो भी आपको मार्बल दे रखा है, ब्लॉक दे रखा है, उसका 90% निकाल लीजिए और उसको एक टाइल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। आपको सेम यूनिट्स में यहाँ पे रखना पड़ेगा। करिए, ये कट गया, 5 और 2 10 होता है, ये 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर? 4 इंटू 9 अपॉन नीचे क्या है? 1 इंटू 5 इंटू 1। नीचे 2 पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लगाएंगे, तो कितनी बार होगा? 20 टाइम्स। 36 इंटू 2 कितना होगा? 72। देखाएगा 0। 720 टाइल्स यहाँ पर हम लगा सकते हैं इससे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना? 8 आउट ऑफ 11। ओके गुड। 13 आउट ऑफ 15 सही हुए हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपने अच्छे बनाए, बहुत बच्चे। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? बताएं। 720 इसका आंसर है और एकदम सही आंसर है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। अगला सवाल। अ पिलग्रिम स्टार्ट्स वॉकिंग फॉर अ जर्नी ऑफ 115 किलोमीटर। ऑन द फर्स्ट डे ही कवर्स 7 किलोमीटर, the next day 9 kilometer, and likewise keeps adding 2 kilometer every day till he reaches 15 kilometer per day। यानी कि एक पिलग्रिम है, वो क्या कर रहा है? सबसे पहले तो 7 किलोमीटर चल रहा है, फिर उसके बाद 9 किलोमीटर, 9 के बाद 11 किलोमीटर,
11 के बाद 13 किलोमीटर, फिर 15, और 15 पे आके रुक जाता है टिल ही रीचेस 15 किलोमीटर पर डे विच ही मेंटेन्स फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। यानी कि उसके बाद वो 15 किलोमीटर ही चलता है और टोटल उसका जो जर्नी है वो 115 किलोमीटर का है। हाउ मेनी डेज इन ऑल विल ही टेक टू कंप्लीट द जर्नी। ये क्वेश्चन तो भाई सभी लोग बना के आए थे, आप लोगों ने मुझे बताया था कि इसका आंसर 9 आ रहा है, 9 दिन में ऐसा हो जाएगा। इसको स्किप कर दिया, अरे भाई स्किप करने लायक क्वेश्चन नहीं था। अब ये बताइए यहां से लेके यहां तक इसका सम कितना होगा? 11 और 9 20, 20 और 13 30 23, सॉरी 20 30 33 33 एंड 7 दैट इज 40। ठीक है ना, 20 30 33 40, 40 तो ये हो गया। तो 115 में से अगर 40 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 75 बचेगा। बाकी 15 15 15 15 ये 5 बार हो जाएगा, 15 5 जा 75। तो कितने दिन में ऐसा हो जाएगा? इन सभी का सम आएगा 115। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन में वो पूरी इस जर्नी को कंप्लीट कर लेगा। पहले दिन 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, उसके बाद 15 15 15 15 किलोमीटर करते करते ये 115 किलोमीटर की जर्नी कवर कर लेगा इन 9 दिन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। और ये मैं उम्मीद करता हूं आपने ये नहीं बनाया होगा क्योंकि ये तो एडवांस मैथमेटिक्स का सवाल था, है ना। इसको स्किप किया पक्का। चलो फिर भी देख लेते हैं। अ मैन ऑन अ साइकिल इज ट्रेवलिंग ऑन अ टेरेन whose height h versus distance d can be described as a function of this। आपको ये h और d के बीच में रिलेशन दे रखा है, h इज इक्वल टू 10d टू द पावर 4 माइनस 5d स्क्वायर, है ना। स्किप किया था, ओके। अब देखो आपको जैसे कि मैं समझा दूं क्वेश्चन में है क्या। जैसे कि मान लो यहां साइकिलिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक साइकिलिस्ट है, क्या कर रहा है? साइकिलिंग कर रहा है। हाइट क्या है इसकी? h है, और जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। बेसिकली जहां पे जो हमारा स्लोप स्टीपर होगा, जहां पे हमारा जो स्लोप है वो स्टीपर होगा, वहीं पे सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कि नहीं? बोलो। आपकी साइकिल अगर इस पे चलाई जाए तो इतनी तेज नहीं चलेगी। अगर आपकी साइकिल अगर इस पे चलाई जाए, ज्यादा स्टीप होगा, तो आपकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए हमारी जो हाइट होनी चाहिए दैट मस्ट बी लीस्ट, क्योंकि इस पूरे जर्नी में यहां से लेके यहां तक की जर्नी में हमारी जब साइकिल यहां पे पहुंच जाएगी ना, जब h इज इक्वल टू जितना भी डिस्टेंस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो जब हाइट हमारी लीस्ट होगी, मिनिमम होगी, तब हमारा वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। क्योंकि इस पॉइंट पे तो साइकिल को स्टार्ट किया गया है, जब h का वैल्यू मैक्सिमम है तो वेलोसिटी बिल्कुल जीरो होगी। तो यहां से अगर साइकिल को चलाया जा रहा है तो बताइए d की क्या वैल्यू लें जिससे कि हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए। तो बेसिकली हमको क्या करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और यहाँ पर हमको मैक्सिमा मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लगाना पड़ेगा। मैक्सिमा मिनिमा हमसे क्या कहता है? अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 10 इंटू 4 हो जाएगा, ये 40d टू द पावर 3 माइनस 5d स्क्वायर है, दिस विल बी 5 इंटू 2, दिस विल बी 10d। एक बार डिफरेंशिएट किया, उसके बाद हमने इसको 0 के बराबर रखा। 0 के बराबर इसलिए रखते हैं जिससे कि हमारे स्टेशनरी पॉइंट आ जाए। स्टेशनरी पॉइंट कैसे आएंगे? 40d क्यूब माइनस 10d दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखोगे तो d का वैल्यू क्या आएगा? d और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4d स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से d स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1/4, तो जो d का वैल्यू आएगा दैट विल बी प्लस माइनस 1/2, ठीक है। जब d का वैल्यू आपका 1/2 होगा तब आपका यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है। d का वैल्यू आपका क्या होगा? 1/2 होगा, क्योंकि माइनस का 1/2 तो होगा नहीं, d तो माइनस में होगा नहीं, d विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो दैट मस्ट बी 1/2, ठीक है। बात समझ में आ गई? यू हैव टू डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और आपको
मिनिमा मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। वैसे जरूरत है नहीं निकालने की मिनिमम मैक्सिमम, उसको निकालने के लिए आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डबल डिफरेंशिएट करोगे तो दिस विल बी 40 इंटू 3, दिस विल बी 120 डी स्क्वायर माइनस दिस विल बी 10। अब यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट अगर आप रखोगे d इज इक्वल टू 1/2 रखोगे, एक बार d इज इक्वल टू माइनस 1/2 रखोगे, तो आपको पता लगेगा जब 1/2 रख रहे हो तो आपका मिनिमा बन रहा है, ये आपका मिनिमा बन रहा है और ये आपका मैक्सिमा की कंडीशन बन रहा होगा आई थिंक। नहीं नहीं, ये भी मिनिमा की कंडीशन ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो माइनस का 1/2 रखोगे तब भी ये मिनिमा ही बनेगा। तो याद रखें दैट इज द मिनिमा मैक्सिमा। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत ही रेयरली किसी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एकदम सही है। ये क्वेश्चन किया था क्या बताओ? डिफॉरेस्टेशन वाला किसका सही हुआ है अभी देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन वाला वो तो हम शायद कर चुके हैं ना, ये वाला क्वेश्चन था, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। आइए, ऑन अ स्फेरिकल बैलून 10 सेंटीमीटर रेडियस, एक हमारे पास बैलून है, उस बैलून की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। एक दूसरा स्फेरिकल बैलून है, यानी कि एक तरह से बेसिकली एक मैंने गुब्बारे को फुला रहा हूं, उस गुब्बारे का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर का है, और उस बैलून के ऊपर एक पैच लगा हुआ है, एक सर्कुलर पैच लगा हुआ है, लाइक इस तरह से, ठीक है। एक ऐसा सर्कुलर पैच है जिसका एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने उस बैलून को और फुला दिया, इतना फुला दिया कि उसकी जो रेडियस हो गई अब 50 सेंटीमीटर हो गई। नाउ द रेडियस इज 50 सेंटीमीटर। अब हमको ये बताना कि इस जो सर्कुलर पैच का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा जब मैंने इसकी रेडियस को 10 से 50 सेंटीमीटर कर दिया। तो सिंपल सी बात है, ये सब कुछ सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। पहले सरफेस एरिया कितना था 4/3 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब सरफेस एरिया कितना है 4/3 पाई 50 स्क्वायर। दोनों सरफेस एरिया का आप रेशियो निकाल लो, रेशियो कितना आएगा 10 का स्क्वायर 100, 50 का स्क्वायर 2500, काटो इसको, तो सरफेस एरिया का रेशियो कितना आएगा 1:25। यानी कि जब मेरा सरफेस एरिया इतना था और जब मेरा सरफेस एरिया इतना था, दोनों में कितने का डिफरेंस है 25 टाइम्स का डिफरेंस है, 25 गुना हमारा सरफेस एरिया बढ़ गया। जब मेरा 25 गुना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो भाई जो अपना जो पैच है उस पैच का एरिया भी तो 25 गुना बढ़ेगा, दैट विल बी आल्सो 25 टाइम्स। तो मैं ऐसा कह सकता हूं इनिशियली पैच कितना था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर था, यानी कि 1 इज इक्वल टू 25, देन 25 विल बी इक्वल टू 25 इंटू 25 यानी कि 625, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो पैच हमारा का एरिया बन जाएगा। बताइए, ये क्वेश्चन करके आए थे सब लोग? नहीं, 2 ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू आई थी। ओके, इज इट क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था ये। जैसे जैसे वॉल्यूम जैसे जैसे उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा बैलून का, उसी प्रपोर्शन में उसका जो पैच का एरिया है वो भी उसी प्रपोर्शन में ही बढ़ेगा। पहले अगर उसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था, अब 25 गुना बढ़ जाएगा, दैट विल बी 625। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अ 2 सेंटीमीटर वाइड वुडन स्ट्रिप, ये लास्ट क्लास में जब हमने की थी ना सेशंस, लास्ट के वीक में हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो इस तरह का सवाल आया था, याद आ रहा है? अ 2 सेंटीमीटर वाइड वुडन स्ट्रिप इज टू बी फिक्स ऑन अ फोटो ऑफ 40/30 सेंटीमीटर। एक मेरे पास फोटो है जिसका साइज आपको दिया है 40/30 सेंटीमीटर। इस फोटो के ऊपर मुझको 2 सेंटीमीटर चौड़ी वुडन स्ट्रिप लगानी है। कैसे लगाएंगे? ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके ऊपर वुडन स्ट्रिप लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा? ऐसे लगाऊंगा, एक स्ट्रिप यहां पे लगाऊंगा, एक स्ट्रिप यहां पे लगाऊंगा। पहले आप क्वेश्चन में ये देख लो कि वुडन स्ट्रिप को फोटो के ऊपर लगाना है या फोटो के बाहर लगाना है। जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें फोटो के बाहर लगाना था। कह रहा है साइज ऑफ ऑल साइज अलोंग इट्स 4 साइज व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप। हमको मिनिमम लेंथ बताना है, तो भाई हमको फोटो के ऊपर इस तरह से स्ट्रिप को लगाना पड़ेगा मिनिमम निकालने के लिए। जब ऐसे मैं वुडन स्ट्रिप एक के ऊपर एक लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम लगाऊंगा तो एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग तो होगी नहीं, ओवरलैपिंग तो मैं करूंगा ही नहीं, वी विल नॉट ओवरलैप। यहां से लेके यहां तक कितना होगा पूरा 40 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक कितना होगा पूरा 40 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। अब यहां से लेके यहां तक नहीं लगाऊंगा, मैं केवल यहां से लेके यहां तक ही लगाऊंगा, ओवरलैपिंग नहीं करूंगा। यहां से लेके यहां तक पूरा 30 है,
30 में से ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, इसको कम कर दूंगा तो कितना बचेगा 26, यहाँ भी लगाऊंगा 26, तो 26 और 26 52, यानी कि 132 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलिए। ठीक है, तो आप अगर ओवरलैपिंग कर दोगे तो फिर वो मिनिमम का कंडीशन नहीं बनेगा। जब यहां से लेके यहां तक 40-40 लगाओगे और उसके बाद केवल 26 सेंटीमीटर ही आपको लगाना पड़ेगा, दैट विल बी 132 सेंटीमीटर। सर क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता है, सम तो इजी था। बिल्कुल, मैं हमसे यही कहता हूं कि एग्जाम की लैंग्वेज को समझना आपका मेन काम है, ना कि क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को अगर मैं समझाऊंगा ना किसी भी बच्चे को, वो आसानी से समझ के कर देगा, लेकिन वहां पे आपको खुद समझना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक ये क्वेश्चन पूछा था, इफ देयर इज रेनफॉल इन द विलेज, अगर गांव में होती है बारिश तो फ्लावर विल ब्लूम, वहां पे फूल खिलते हैं। इफ फ्लावर ब्लूम, अगर फ्लावर ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, तो सेलिब्रेशन तो हर हाल में होता ही होता है। तो बताइए अगर फ्लावर नहीं ब्लूम करेंगे तो इनमें से कौन सी चीज सर्टेन होगी? वी हैव टू फाइंड द सर्टेन। सीधी सी बात, अगर रेनफॉल होगी तो हमारे फ्लावर ब्लूम करेंगे। अगर फ्लावर ब्लूम नहीं कर रहे हैं तो क्या सेलिब्रेशन होगा क्या? भाई सेलिब्रेशन का फ्लावर से कोई भी ऐसा लेना देना नहीं है। ये बात सही है कि अगर फ्लावर ब्लूम होते हैं तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन तो होगा ही। अगर फ्लावर ब्लूम नहीं करेंगे तो सेलिब्रेशन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हमको नहीं पता। बट ये डेफिनेट है कि अगर ब्लूम होते हैं तो सेलिब्रेशन होता है, बट नहीं होंगे तो वी डोंट नो। तो इसका कोई भी डायरेक्टली रिलेशन इससे नहीं है। सेलिब्रेशन डिड नॉट टेक प्लेस, इसका भी नहीं पता। इट डिड नॉट रेन, आपको ये पहले वाले और दूसरे वाले स्टेटमेंट से ही समझ में आ जाएगा कि जब रेनफॉल होती है तो हर हाल में वहां पर फ्लावर ब्लूम करते हैं। अगर फ्लावर ब्लूम नहीं किए, इसका मतलब उसका रीजन क्या हो सकता है कि वहां पे बारिश नहीं हुई। अगर ये होगा तो ये हर हाल में होगा ही होगा। अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब उसका रेन नहीं हुई होगी। इट डिड नॉट रेन, दिस इज द सर्टेन। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस। इट रेन टू मच, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि बारिश ज्यादा हुई, तो ये भी एकदम सही था। अगला सवाल, ये ग्राफ वाला सवाल है, बताइए ये किस किसने किया सही? टेल मी, किस किसने इस क्वेश्चन को सही किया? हाँ, डेफिनेटली टेक प्लेस लिखा है, तभी मैं आपको बता रहा हूं, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, इट डिड नॉट रेन, यानी कि वहां पे रेन नहीं हुई होगी। सही हुआ था। इस क्वेश्चन में देखिए, अच्छा सवाल था ये। पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ओवर द ईयर फ्रॉम 2000 टू 2007 इज गिवन। यहां पर पॉपुलेशन है और यहां पर आपका ईयर्स दे रखे हैं। इट कैन बी इन्फेर्ड दैट ड्यूरिंग 2000 टू 2007, 2000 से लेकर 2007 तक द पॉपुलेशन इंक्रीज लीनियरली। पहली बात है, ये लीनियर इंक्रीमेंट किसे बोलते हैं? लीनियर इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं, जैसे पहली आपकी वैल्यू क्या है? पहली वैल्यू आपकी 200, अगली वैल्यू क्या आपकी 400, अगली वैल्यू क्या आपकी 600, 800 और उसके बाद 1000। दिस इज कॉल्ड द लीनियर इंक्रीमेंट। जहां पे जो गैप है ना, गैप यहाँ पे फिक्स रहता है। जैसे कि 200 के बाद क्या आया? 400, 600, 800, 1000। ठीक है, दिस इज द लीनियर इंक्रीमेंट। जैसे कि मैं बोलूँ 200, 400, 600, 800 और 1000, दिस इज कॉल्ड लीनियर इंक्रीमेंट। ये तो नहीं है क्वेश्चन में, देख रहे हो आप, जैसे कि जो गैप है 400, फिर गैप कितने का है? 1200 का गैप है, फिर कितने का गैप है? 2000 का गैप है। दिस इज नॉट लीनियर इंक्रीमेंट। सेकेंड, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। ये रेट किसे बोलते हैं? रेट का मतलब है कि इसके बीच में, यानी कि ईयर ऑन ईयर का जो इंक्रीमेंट है, ईयर ऑन ईयर का इंक्रीमेंट का मतलब एक साल में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 400 का। फिर कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 1200 का। फिर कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 2000 का। ऐसे ही देखते रहो, कितना कितना है बताओ? 4, 24, 25, 28। इस तरह का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, 400, 1200, 2000, 2800। यहां पे लीनियर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिए, 400 और 1200 के बीच में डिफरेंस कितने का है? मैं यहां पर लिख देता हूं, 400, 1200, 2000, 2800 और
3600, इतना आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सर मैंने एक्सपोनेंशियल किया, एक्सपोनेंशियल क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। 400 के बाद 1200 है डिफरेंस, फिर है 2000, फिर है 2800, फिर है 3600। डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई? 800 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 800 का, 800 का, 800 का। यहां पे लीनियर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। लीनियर इंक्रीमेंट इनिशियली नहीं है, ऐसे नहीं है द पॉपुलेशन इंक्रीज लीनियरली, नहीं, पॉपुलेशन लीनियर इंक्रीज नहीं कर रहा है। रेट जो है, रेट किसको बोलते हैं? ईयर ऑन ईयर में जितना इंक्रीमेंट आता है दिस इज कॉल्ड रेट। इस रेट में लीनियर रिलेशन है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज लीनियरली। अब यहाँ पे लीनियर रिलेशन है। लीनियर का मतलब कांस्टेंट, जो उसका जो फिक्स रेट से यानी कि वहां पे बढ़ रहा है, लेकिन वो ऐसे नहीं बढ़ रहा है। जब आप पहले उसका रेट निकालोगे, ईयर ऑन ईयर का जितना इंक्रीमेंट है उसको निकालोगे, फिर उसमें डिफरेंस देखोगे कितना है, दैट इज कांस्टेंट। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि रेट के ऊपर रेट कह रहा है। रेट के ऊपर रेट का मतलब एक जो हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस का जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है, कह रहा है। तो इंक्रीमेंट तो नहीं हो रहा है, इसमें तो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है। ये तो रेट है और ये क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेट। ये तो रेट है, ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेट है, ये वाला। ये सेकंड डिफरेंस का डिफरेंस हम जो निकाल रहे हैं ना, इसमें भी कह रहा है इंक्रीमेंट आ रहा है। 800, फिर 1000, फिर 1200, फिर ऐसा कुछ इंक्रीमेंट है। नहीं, इंक्रीमेंट नहीं है, दिस इज कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। फोर्थ वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसको बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इस साल इंक्रीमेंट यहाँ पे इससे यानी कि 2000 से लेके 2001 में 2% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगले साल फिर 2% इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगले साल फिर 2% इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि परसेंटेज जो रेट होता है इंक्रीमेंट का वो कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मस्ट बी कांस्टेंट, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बात समझ में आई? जैसे कि पहले साल कितना था? पहले साल 100 था, अगले साल 10% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 10% का जब इंक्रीमेंट होगा तो 110 हो जाएगा। फिर 10% का इंक्रीमेंट होगा तो इसका 10% इंक्रीमेंट करोगे तो कितना होगा? 121। फिर इसका 10% इंक्रीमेंट होगा, 10% का इंक्रीमेंट होगा जब कॉन्स्टेंटली, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर फोर्थ वाले ऑप्शन को भी टिक लगा के आए हैं, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि वहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, कांस्टेंट परसेंट का ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये कंफ्यूज करने वाला सवाल था, बिल्कुल था। इसका राइट आंसर होगा 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल देखो, एक ये मैप के ऊपर सवाल था। इफ अ मैप इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट ईस्ट बिकम साउथ ईस्ट। आप सभी को पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। लेकिन इसके हिसाब से जो हमारा ईस्ट होगा वो साउथ ईस्ट बन जाएगा। एक्चुअल में तो ईस्ट है, तो क्या बन गया? वो साउथ ईस्ट बन गया। मतलब एक्चुअल में तो यहां पर होना चाहिए था, लेकिन कहां पर आ रहा है? यहां पर, यानी कि दिस इज 45 डिग्री। ये क्या होगा? 45 डिग्री अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्लॉकवाइज। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट हो गया है बाई 45 डिग्री। एक्चुअल में ईस्ट था, लेकिन वो क्या शो कर रहा है? साउथ ईस्ट शो कर रहा है। तो बताइए नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलेंगे? अगर ईस्ट को साउथ ईस्ट बोलेगा तो नॉर्थ को क्या बोलेगा? नॉर्थ को बोलेगा ये, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलेगा ये? अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो उसको क्या बोलेगा? दैट विल बी ईस्ट। अगर ये था, ये हो गया है, अगर ये है तो ये हो जाएगा आगे थोड़ा सा। हर कोई 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। इतना था तो इतना हो गया, इतना था तो इतना हो गया, यानी कि दैट विल बी ईस्ट। ये क्वेश्चन सही था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को एकदम सही किया है ना? इसको तो गलत नहीं किया किसी ने, बोलो। ईस्ट को अगर साउथ ईस्ट बोलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे। ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ये वर्किंग टाइप का क्वेश्चन था। अ फ्रेश वाटर टैप फिल्स अ फिश टैंक इन 40 मिनट। ठीक है, एक टैप ए मान लो वो 40 मिनट में किसी भी टंकी को भरती है। एक दूसरी पाइप है जो कि उसी टैंक को, सेम टैंक को
120 मिनट में भरती है। तो बताइए अगर दोनों को एक साथ चलाया गया, अगर मैं दोनों को एक साथ चलाता हूं तो बताइए कितनी देर में भर जाएगी। ये एकदम सिंपल वर्क इन टाइम का क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वर्क। वर्क कितना होगा, 120 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 120। दिस इज द वर्क। नेक्स्ट इज इफिशियंसी, आपको इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। कैसे आएगी, 120 को 40 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3। 120 को 120 से डिवाइड करो, क्या आएगा 1। दिस इज द इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी वर्क अपॉन इफिशियंसी। काम कितना करना है 120, और दोनों को अगर एक साथ काम करना है तो दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी आएगी 3 + 1 4। तो कंबाइंड इफिशियंसी अगर 4 है तो 30 मिनट में ये पूरी तरह से उस टैंक को भर देंगे। ये क्वेश्चन कर लिया होगा जिसने भी वर्क इन टाइम का सेशन यहाँ पे लिया होगा। तो बिल्कुल पहला सवाल जो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं ना, बेसिक क्वेश्चन, तो वही बेसिक क्वेश्चन है। एक आदमी 40 मिनट में काम करता है, उसी काम को दूसरा आदमी 120 मिनट में काम करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितनी देर में करेंगे, 30 मिनट में हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल था, ये था फिजिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था पहले भी। एन एम्प्टी प्लास्टिक मग फ्लोट्स इन अ बकेट ऑफ वाटर। ऐसा हो रहा है कि व्हेन द सॉलिड आयरन बॉल इज केप्ट इन द मग इट डजंट सिंक। मान लो कि एक मेरे पास बाल्टी है, बल्कि 2 बाल्टी, ठीक है, पानी भरा हुआ है। एक मेरे पास बॉल है, उस बॉल को मैंने डायरेक्टली, दिस इज द आयरन बॉल, इस आयरन बॉल को मैंने डायरेक्टली पानी में डुबा दिया। या एक मग है मेरे पास जो कि फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर, इस मग के अंदर मैंने इस बॉल को रख दिया। तो हमको ये पूछ रहा है कि बताइए इसके मुकाबले इसके अंदर पानी का जो लेवल है वो राइज करेगा या सेम होगा या लोअर हो जाएगा या हायर और लोअर, डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। ये हमको बताना है। एक मेरे पास बॉल है, उसको मैंने एक बकेट के अंदर डाला, वो डूब गई। उसमें जो वाटर लेवल जो होगा, वही वाटर लेवल अगर मैं कंपेयर करूं, उसी बॉल को अगर मैं उसी बकेट में अगर एक मग को मैं ऊपर फ्लोट कराता हूं, फ्लोटिंग मग के ऊपर अगर मैं उसको रख देता हूं, तो बताइए अब उसमें वाटर का इंक्रीमेंट उस वाले से ज्यादा होगा या कम होगा। फोर्थ वाला किया है, नहीं, देखो इसका आंसर होगा हायर। क्या रीजन है, जब कोई चीज किसी में डूब जाती है ना पूरी तरह से, तब वहां पे लगता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना जो उसका वॉल्यूम है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी का वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ राइज करेगा। लेकिन ये इसके अंदर पूरी तरह से सिंक नहीं किया है, डूबा नहीं है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे वेट का कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी कि ये बॉल जितना फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, यानी कि जितना इसका वेट है, जितना इस बॉल का वेट होगा, वजन होगा, उतने ही वजन का पानी जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उतना ही वहां पे इंक्रीमेंट आएगा। मुझे बताइए जितना वॉल्यूम इस बॉल का है, मैं उतना ही वॉल्यूम एक पानी लेता हूं, उतने वॉल्यूम का अगर मैं पानी लेता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे सर ये तो बॉल का जो वजन है ना वो भारी होगा। लेकिन मैं जितना वेट इसका है उतने ही वेट का अगर मैं पानी लूंगा, फिर पानी का वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट, क्योंकि भाई पानी की डेंसिटी तो बॉल से बहुत कम है ना, इसलिए पानी का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो इंक्रीमेंट यहां पे देखने को ज्यादा मिलेगा, यहां पे इंक्रीमेंट देखने को ज्यादा मिलेगा, दैट विल बी हायर। बात समझ में आ गई, ऐसा क्वेश्चन था। अगर इसमें डूब गया तब तो ये सीधा सीधा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है कि भाई जो इसका वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम का पानी यहां पर लगेगा। लेकिन जब इसके ऊपर है, सिंक नहीं कर रहा है, तो जितना उसका वेट होगा उतने वेट का ही पानी हमको चाहिए, जो कि ज्यादा पानी होगा बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, क्योंकि उसकी डेंसिटी उससे कम है, तो वॉल्यूम मस्ट बी हायर देन दैट ऑफ बॉल। यहाँ पे इंक्रीमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा, दैट विल बी हायर। चलो स्किप कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि करे जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2023 रेज टू द पावर 2024 प्लस 2025 रेज टू द पावर 2024 इज डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, 2024 से आपको डिवाइड करना है, तो बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक काम करो, 2023 है, ठीक है,
अगर 2023 है, इसको अगर मैं देखता हूं, ये 2024 से अगर मुझे डिवाइड करना है, अब पहले ये देखो ये 2024 से कितना कम है कि ज्यादा है? 2024 से तो कम है, कितना कम है? 1 कम है, 1 लेस है तो -1 कर दो। अब ये देखो 2025 2024 से अगर डिवाइड करना है तो इससे कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। ये 2024 से कम है तो -1, 2024 से ज्यादा है तो +1। पावर कितनी है इसकी? पावर है 2024। इसकी पावर कितनी है? 2024। तो -1 की पावर 2024 कितना होगा? +1 होगा। +1 की पावर 2024 कितना होगा? +1 होगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। रिमाइंडर विल बी 2। ये शॉर्ट ट्रिक है इसको करने का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस दिन भी कह रहे थे 0 हो जाएगा, 0 नहीं होगा इसका आंसर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बाइनोमियल थ्योरम से अगर इसका हम सॉल्व करेंगे ना तो भी इसका 2 ही आंसर आ रहा है। लेकिन इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बस देखना है 2024 से कितना छोटा है या कितना बड़ा है। छोटा है तो माइनस उतना कर देंगे, बड़ा है तो प्लस उतना कर देंगे। बाकी जितनी पावर उसको वैसे लगा दीजिए। तो माइनस की पावर जब भी इवन होती है तो रिजल्ट उसका हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। वैसे ये भी +1 होगा तो दोनों को प्लस किया तो 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एकदम सही क्वेश्चन था, में कोई भी दिक्कत की बात अभी तक हमको नहीं लगी। ठीक है चलो 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। अभी तक तो कोई हमको ऐसा मिला नहीं क्वेश्चन। अमित इज अ बिजनेसमैन। अमित एक बिजनेसमैन है तो ही मस्ट बी रिच। अमित एक पर्सन है जो कि बिजनेसमैन है। अगर वो बिजनेसमैन है तो हर हाल में वो अमीर तो होगा ही। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द इंप्लीकेशन फॉलो? ओनली बिजनेसमैन आर रिच। क्या केवल और केवल बिजनेसमैन ही रिच होते हैं? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं कह रहा है। इतना सा कह रहा है कि अमित एक बिजनेसमैन है इसलिए वो हर हाल में रिच तो होगा ही होगा। कोई दूसरे पर्सन जो कि कोई दूसरा प्रोफेशन है उसका, क्या वो रिच नहीं हो सकता? ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। इफ वन इज नॉट बिजनेसमैन ही कांट बी रिच। नहीं भाई, ऐसा भी कुछ नहीं कह रहा है। ऑल बिजनेसमैन आर रिच। हाँ भाई, ऐसा कह रहा है। अमित एक बिजनेसमैन है तो हर हाल में फिर तो रिच होगा ही होगा। इसका मतलब हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो बिजनेसमैन होगा वो हर हाल में रिच तो होगा ही होगा। तो सभी बिजनेसमैन रिच होंगे। तो सीधा सा क्वेश्चन था, एकदम सस्ता सा सवाल, ये सबका सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या बताइए? इफ एनी 9 पेपर्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ बुक साइड प्रिंटेड बुक द सम ऑफ देयर पेज नेवर बी। हमको ये बताना है कि उन 9 पेपर्स का जो नंबर्स का जो सम होगा वो कभी भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 171, 179 या डिविजल बाई 3 या ये क्या लिखा है? 9 इंटू 9 + 1/2 लिखा है। तो ये क्या होगा? 9 इंटू 9 + 1 कितना होता है? 10/2। ये कितना होगा? सिंपल सी बात है, 45 बोलना चाह रहा है। ये इस तरह से कैलकुलेशन करके दे रहा है। 9 इंटू 9 + 1/2 45 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब सिंपल सी बात है भाई, जब भी मैं किताब का कोई पन्ना लूंगा दोनों साइड से प्रिंट होगा तो कैसे होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पन्ने पे अगर लिखा है पेज नंबर 1 तो अगला उसके पीछे क्या होगा? 2 ही होगा। कॉन्जिक्यूटिव भी तो होंगे। अगर मान लो लगातार मैं पेज नंबर ले लेता हूं कि पहला जो पेज है मेरे पास उसमें आगे 1 लिखा है और पीछे 2 लिखा है, ऐसे मेरे पास 9 पेज हैं। अगर आप एग्जांपल लोगे 1 2 3 4 5 6 अप टू क्या 18 पेजेस का लोगे। 18 पेज क्यों ले रहा हूं? पेज तो 9 बोल रहा है भाई, आगे पीछे प्रिंट है ना, तो क्या होगा? 9 का डबल 18 ही तो होगा। अगर शुरू के 9 कॉन्जिक्यूटिव पेजेस अगर आप लोगे, इनका अगर आप सम निकालोगे ना, इनका जो सम होगा वो हमेशा 45 से ज्यादा ही होगा। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि कोई से भी पेजेस ले लो। आप अगर इनिशियली 1 से भी स्टार्ट करोगे पेज को लेना लगातार तो 45 कभी भी नहीं आ सकता। उसका सम हमेशा 45 से ज्यादा ही होगा। दैट मस्ट बी ऑप्शन नंबर 1। बताइए, ये बिल्कुल बिना कॉपी पेन उठाए क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा सोचते सवाल में आप कह देते सर ये उसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। बोलिए, इज इट क्लियर? एड 9 पेजेस 45 से हमेशा बड़ा होगा। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कुलदीप, यही दिमाग लगाना था हमको कि अगर आप शुरू के अगर 9 पेजेस को लोगे ना, उनका सम कर दोगे तो कभी भी वो 45 या 45 से कम नहीं आ सकता, हमेशा ज्यादा ही होगा। अगर इसका सम करोगे तो ये आएगा, ये 171 आ रहा था।
ठीक है, 171 आ रहा था अगर मिनिमम वाला लोगे तो 179 बनाना भी पॉसिबल है। अगर पेजेस को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ, आगे शिफ्ट कर दूंगा ना, तो 179 भी पॉसिबल होगा। और डिविजल बाई 3 कह रहा है, भाई डिविजल बाई 3 तो हो ही जाएगा। अगर 171 सम आ रहा है तो 3 से तो डिवाइड हो ही जाता है ना पूरी तरह से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 6 लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर अमंग दोज विद ऑल द डिजिट डिस्टिंक्ट इज। सारे के सारे जो डिजिट हैं वो अलग अलग होने चाहिए। तो छठा लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर क्या बनेगा बताइए। हम इसको स्टार्ट करते हैं 971 से, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 971, अगला क्या होगा 973, 975 हो जाएगा, फिर 977 नहीं होगा क्योंकि दोनों नंबर सेम हो जाएंगे, 77 सेम हो गए हमको, लेकिन अलग अलग नंबर चाहिए। अगला ऑड नंबर क्या होगा 979 होगा क्या, नहीं, ये यहाँ भी 99 आ रहा है। 981 हो जाएगा, 983 हो जाएगा, 985 हो जाएगा, 987 हो जाएगा, 988, 989, 990, 990। अब आगे कुछ भी नहीं होगा, 991, 993 ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 99 रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, ये वाले नंबर होंगे। तो हमको 6 लार्जेस्ट बताना है, 6 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो पहला लार्जेस्ट तो ये होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा लार्जेस्ट क्या होगा 973 हो जाएगा। बताइए, इसको तो हम सीधे काउंट करके भी कर सकते हैं ना, ऐसे ही करना था इसको, और तो कुछ है नहीं इसका तरीका। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया, फिर आगे की तरफ बढ़े। ऑड नंबर होने चाहिए पहली बात, और दूसरी बात है कि सेम नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 991 में 99 दो बार आ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो दो नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। तो 971 से लेके 987 तक ही जाएगा, इसके आगे रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, 991, 993, 995 अप टू 3 डिजिट ही चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कह रहा था, तो 973 होगा। इसको स्किप नहीं करना था भाई, ये तो आसान क्वेश्चन था ना। आगे देखिए, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ये किस किसने किया बताइए, ये किस किसने किया। इन अ बॉक्स देयर आर 4 वाइट बॉल, एक बॉक्स के अंदर 4 सफेद रंग की बॉल है, एंड 6 ब्लैक बॉल। वाइट कितनी है 4, और ब्लैक कितनी है 6। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम इफ इट इज वाइट। अगर मैंने एक बॉल वहां से निकाला, उस बॉक्स के अंदर से निकाला जहां पे 4 वाइट और 6 ब्लैक कलर की बॉल है। अगर मैंने वहां से बॉल को निकाला, तो अगर वो एक ब्लैक कलर की, एक सेकेंड, अगर वो एक वाइट कलर की बॉल निकली, इट इज पुट बैक अलोंग द 2 मोर वाइट बॉल। अगर मैंने उसमें से बॉल निकाली, अगर वो सफेद रंग की बॉल है, तो मैंने क्या करा, उस सफेद रंग की बॉल को मैंने उसके अंदर डाल दिया, और एक्स्ट्रा बाहर से 2 बॉल उसके अंदर और डाल दी, पहली कंडीशन। अगर उसमें से ब्लैक कलर की बॉल निकलेगी, तो मैंने उस बॉल को तो रखा ही रखा उसके अंदर, पुट बैक इन द बॉक्स, एंड देन 2 ब्लैक बॉल आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉक्स। अगर काली कलर की बॉल आएगी, तो काली कलर की बॉल उसमें रख दी जाएगी वापस, और उसके बदले 2 बॉल काली निकाली, उसको बाहर फेंक दी गई। पहली बार में तो ऐसा किया। नाउ अ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल फिर से निकाली, ऐसा होने के बाद अब ये बताइए कि जब दूसरी बॉल हमने निकाली वो ब्लैक कलर की बॉल होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो दूसरी बॉल मैं निकालूंगा वो ब्लैक कलर की होगी। देखो, प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज ब्लैक, सेकेंड बॉल ब्लैक होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सीधी सी बात है, पहली वाली कंडीशन को ले लो कि हमारी जो बॉल है वो क्या आ रही है, व्हाइट कलर की बॉल आ रही है। तो पहली बॉल व्हाइट कलर की होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट कलर की बॉल कितनी है 4, एंड टोटल बॉल कितनी है 4 + 6 10। तो पहली बॉल ब्लैक व्हाइट कलर की होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/10। लेकिन अगर वो व्हाइट कलर की बॉल होगी, तो हमको क्या करना है, 2 बॉल उसके अंदर और आपको डालनी पड़ेंगी। उस बॉल को तो रखोगे ही, उस बॉल को तो आपको रखना ही पड़ेगा, प्लस बीच में इसमें आपको 2 बॉल और एक्स्ट्रा डालनी पड़ेंगी। अगर अब मैं दूसरी बॉल पिक करूंगा, वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए, तो ब्लैक बॉल कितनी है 6, और टोटल बॉल कितनी हो गई 6 और ये 6 12, क्योंकि मैंने व्हाइट कलर की बॉल वापस डाल दी थी और एक्स्ट्रा बाहर से 2 बॉलें और डाली इसमें, तो यानी कि 6 वहां पे व्हाइट बॉल हो जाएंगी।
पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन हमसे ये कह रहा था, अब अगर मान लो व्हाइट की जगह ब्लैक बॉल आ जाती पहली बार में, तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/10, क्योंकि 6 ब्लैक बॉल है, टोटल बॉल कितनी है? 10। अगर ब्लैक बॉल आ गई उसके बाद क्या करना है? ब्लैक बॉल निकालने के बाद हमें क्या करना है? ब्लैक बॉल को वापस रख देना है और 2 बॉल हमको उसमें से बाहर फेंक देनी है। अगर वापस मैं ब्लैक बॉल उसमें डाल दूंगा तो 4 व्हाइट 6 ब्लैक हो जाएंगी, इनिशियल कंडीशन की तरह बन जाएगा। लेकिन उसमें से फिर 2 बॉल को बाहर फेंक देना है। अगर इसमें से 2 बॉल बाहर फेंक दूंगा तो कितनी बचेंगी? केवल 4 ब्लैक बॉल बचेंगी और 4 व्हाइट बॉल बचेंगी। अब इनमें से एक ब्लैक बॉल निकालनी है हमको सेकंड बार में, तो एक ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/8। ब्लैक बॉल है 4, टोटल बॉल हो जाएंगी 4 4 यानी कि 8। ये सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन, सोचने समझने वाला क्वेश्चन था। 2 टाइम्स 5 टाइम्स 1/5 प्लस 2 टाइम्स 3 टाइम्स यानी कि 3/10 10 हो जाएगा। दिस विल बी 2 टाइम्स, दिस विल बी 3 टाइम्स, एलसीएम ले लो, दिस विल बी 5/10 यानी कि 1/2 विल बी द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इज इट क्लियर? 1/2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस। तो इसमें से एक भी क्वेश्चन इस बार नहीं मिला जो कि हम चैलेंज कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एकदम सही है और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और यहां से 15 क्वेश्चन बनाना इज नॉट अ बिग डील। नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं उस बात को मैं बिल्कुल ध्यान में रखता हूँ कि मैं बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करता रहता हूँ डेली, तो मेरे लिए आसान है। लेकिन मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता ही नहीं हूँ कभी, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे तो लगेंगे, क्योंकि मैं तो करता रहता हूँ सुबह शाम ये क्वेश्चन। लेकिन आप लोग जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि डेली बेसिस पे हमें पढ़ते हो ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो भी बहुत आसान है भाई। 15 क्वेश्चन ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं, जिस दिन पेपर हुआ था ना, वो आके बोल रहे थे कि सर 15 नहीं, मैं तो 16 क्वेश्चन मुझे आते थे। बस वही चीज़ है कि आप थोड़ा पार्ट ए को समय दिया करो एग्जाम के अंदर। मैं हमेशा से आपसे कहता हूँ कि इसके लिए भी आपको टाइम बचा के रखना है। ठीक है, अगर आपने 10 क्वेश्चन भी किए तो दैट इज वेरी वेरी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपका पार्ट बी या पार्ट सी या पार्ट ए, कुछ ही पार्ट जैसे कि पार्ट ए आप कहते हो कि सर कठिन आता नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बहुत ईजी आ जाता है, जैसे कि इस बार आया था। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है यहाँ पर जो कि हम चैलेंज कर सके, आंसर की एकदम सही है। और जो भी आपका स्कोर आ रहा है, आप फटाफट से यहाँ पे मुझे बता देना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। और लाइफ साइंस के चैनल पे आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे डिस्कशन होने वाला है, और जो भी वहाँ पे क्वेश्चन चैलेंजिंग होंगे तो वहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, वो शायद 3:30 बजे का क्लास शेड्यूल है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। और फिजिक्स चैनल पे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं 2:30 बजे, वहाँ भी पार्ट ए कवर करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूँ कि आपके जो दोस्त हैं या आप खुद करना चाहते हैं प्रिपेयर पार्ट ए के लिए अलग से, जो कि एक बहुत गेम चेंजर हो सकता है, 30 मार्क्स आप यहाँ से इजीली ला सकते हो, जो कि रिजल्ट के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। तो आपको उसके लिए आईएफएस की ऐप पर आज ही जाके जुड़ जाना है। जब भी आईएफएस की ऐप पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर अपना नंबर, नाम और सब्जेक्ट को फिल करना है। तो सब्जेक्ट में हमेशा आपको CSIR एप्टीट्यूड ही फिल करें, चाहे आप लाइफ साइंस से हो, केमिकल साइंस से हो, फिजिकल साइंस से हो। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपको जनरल एप्टीट्यूड सब जगह एक जैसा मिलता है, कॉमन मिलता है, कोई भी वहाँ पे चेंजेस नहीं है। आपका जो सब्जेक्ट है वो भी ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको मिल जाएगा अगर आप CSIR एप्टीट्यूड नाम से वहाँ पे रजिस्टर करते हो। तो बहुत सारी आपको वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, OTP आएगा, उसको फिल कर देना। आपको यहाँ पर बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मिलता है और आपको पेड कंटेंट भी मिलता है, और बहुत सारे नोटिफिकेशन जो भी अपडेट आते रहते हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो भी आपको यहाँ पे अपडेट मिलती है। आप जाके जुड़ जाइए आईएफएस के साथ। और मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूट्यूब पे नया बैच। ठीक है, उसको तो मैं अनाउंस करूंगा ही अलग से, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह 11 बजे आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं और जो भी पुराने स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि पार्ट ए में हम और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सर बकेट और मग वाला कॉन्सेप्ट फिर से बता दीजिए। चलो, मैं बकेट और मग वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, देखो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ रखा है। ठीक है, बकेट वाला कॉन्सेप्ट ये है कि एक बकेट है, उस बकेट में एक मेरा बॉल है, उस बॉल जो कि पूरी तरह से जेवलिन, आपने वो देखा है क्या कहते हैं उसको,
एक तो जेवलिन थ्रो होता है, एक दूसरा बॉल, जो बॉल होती है अपनी, जो मेटलिक बॉल होती है, अगर उसको मैं डिप कर देता हूँ पानी के अंदर तो पूरी तरह से डूब जाती है। तो जितना पानी का लेवल राइज होगा, पानी का लेवल कितना राइज होगा, जितना उस बॉल का एक्चुअल वॉल्यूम है। लेकिन अगर वही बॉल को अगर मैं एक फ्लोटिंग मग के ऊपर रख देता हूं, पानी के ऊपर तैरते हुए मग के ऊपर रख देता हूं, अब बताइए पानी का लेवल उसके मुकाबले ज्यादा ऊपर बढ़ेगा या कम बढ़ेगा या उतना ही रहेगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब तक ये डूब नहीं रहा है ना, जब तक ये पानी के ऊपर है, तो जो पानी का वॉल्यूम राइज करेगा वो पानी का वॉल्यूम बराबर होगा जितना उस बॉल का वेट है, वेट के बराबर जितना पानी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास तराजू है, उस तराजू में अगर मैं यहां पर रखता हूं एक बॉल, ये मेटलिक बॉल रखता हूं, और यहां पर मैं रखता हूं पानी, पानी का जितना वॉल्यूम होगा, पानी का जितना वेट होगा इस बॉल के बराबर होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, पानी का अगर वेट इस बॉल के बराबर है तो इसका मतलब पानी का वॉल्यूम इससे ज्यादा ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रुई रखता हूँ, रुई, अगर मैं यहाँ पे कॉटन रखूंगा तो ऑब्वियस ही बात है कॉटन बहुत सारी होगी, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और वेट उतना ही होगा जितना उसके बराबर है। इसी तरह से अगर पानी रखूंगा, पानी का वॉल्यूम तो ज्यादा होगा, वेट उसके बराबर होगा। अगर पानी का वेट वॉल्यूम ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है पानी का वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो इंक्रीमेंट भी ऊपर ज्यादा आएगा। जब सिंक कर जाता है तो उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, जब सिंक नहीं करता है तो उसके वेट पे डिपेंड करता है। जितना वेट पानी का होगा उतना वहां पे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो दैट विल बी हायर। तो यहाँ पे इस केस में हायर हो जाएगा। अच्छा सवाल था। 3:30 वाली क्लास 5 बजे तक चलेगी, ओके ठीक है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अब मंडे को, नया बैच आ रहा है, सभी लोग को जोड़ना है और अपने दोस्तों को भी बताना है, अपने जूनियर्स को भी बताना है कि पार्ट ए का क्लास स्टार्ट कर है, ठीक है। देन थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।